उसके बाद हम फोर्स की वेक्टर फॉर्म की तरफ जाते हैं। जैसे कि हमें पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अभी तक हमने जो बात की थी उस फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात की थी, जो डिपेंड करता है किस चीज़ पे जी, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम एंड मीडियम। लेकिन जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जी डायरेक्शन, और डायरेक्शन साथ अगर स्पेसिफाई करें तो हमारे पास वो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स फोर्स आ जाएगी। तो डायरेक्शन के लिए आपको पता है कि फोर्स के ऊपर आपके पास एरो हेड होना ज़रूरी है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी को शो करता है के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। और पोजीशन वेक्टर किस चीज़ का यहाँ पे आ रहा है जी, उस डिस्टेंस का जो कि आर स्क्वायर है, उसका हम पोजीशन वेक्टर साथ यूज़ करते हैं, दैट इज़ आर यूनिट वेक्टर। अब इस आर स्क्वायर के साथ पोजीशन वेक्टर का क्यों लेना देना है, तो हमने स्टार्ट में ये बात की थी कि जो फोर्स है वो एक्ट करती है क्रॉस लाइन ऑफ जॉइनिंग। इसका मतलब ये हुआ कि लाइन ऑफ जॉइनिंग यानी कि वो लाइन जो उसके सेपरेशन को शो करती है दो चार्जेस के, उसी लाइन ऑफ जॉइनिंग के अक्रॉस फोर्स एक्ट करेगी। इट मीन्स के फोर्स की डायरेक्शन और इस लाइन ऑफ जॉइनिंग की डायरेक्शंस क्या होंगी, एक जैसी होंगी। इसलिए हम क्या करते हैं जी, इसी लाइन ऑफ जॉइनिंग को, जिसे हमने किससे शो किया है, आर के साथ शो किया है, इसका यूनिट वेक्टर दैट इज़ आर यूनिट वेक्टर, ये आपके फोर्स की डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर सकता है। तो ये जो एक और नई इक्वेशन यहाँ पे हमने राइट डाउन की है, ये इक्वेशन क्या कहलाएगी जी, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स फोर्स कहलाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इस कूलम्स फोर्स की, दैट इज़ म्यूचुअल फोर्स। जैसे कि म्यूचुअल फोर्स का मतलब क्या है, बाहमी, जिनमें दोनों का एक दूसरे के साथ कोई ना कोई कनेक्शन पाया जाता हो। बिल्कुल इसी तरह दो चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्सेस क्या होती हैं, म्यूचुअल होती हैं। अब इस म्यूचुअल फोर्स का मतलब क्या है, उसका बड़ा आसान सा मतलब है कि अगर Q1 चार्ज Q2 पर कोई फोर्स लगा रहा है, तो बिल्कुल उतनी ही फोर्स Q2 चार्ज क्या करेगा, Q1 पर लगा सकता है या लगाता है। मस्ट है ये बात, फैक्ट है, ठीक है जी। इफ़ Q1 exerts फोर्स ऑन Q2, कॉमा साथ लगाया, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि Q2 ऑल्सो exerts अ फोर्स ऑन Q1, कि बिल्कुल उतनी ही फोर्स Q2 भी क्या करेगा, Q1 पर लगा रहा होगा। इसको एक डायग्राम के साथ हम शो करते हैं। यहाँ पे सपोज आपके पास ये एक पॉजिटिव चार्ज Q1 है, दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज Q2। पहला चार्ज Q1 जब Q2 पे फोर्स लगाता है, उसे हम फोर्स F12 के साथ शो कर देते हैं। और इस F12 की डायरेक्शन भी क्या होगी, डेफिनेटली इसकी डायरेक्शन अक्रॉस द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग होगी। लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अक्रॉस जब हमने डायरेक्शन देखी, तो ये रेड कलर में जो आपको यूनिट वेक्टर नज़र आ रहा है R12, दैट इज़ द पोजीशन वेक्टर, सॉरी यूनिट वेक्टर है क्योंकि डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो यहाँ पे कैप यूज़ करेंगे, R21 कैप एंड R12 कैप। इसका मतलब क्या हुआ कि Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाई जो कि इस डायरेक्शन में है, इस मैग्नीट्यूड के साथ। बिल्कुल इसी तरह Q2 क्या कर रहा है, Q1 पे फोर्स लगा रहा है, और ये फोर्स पहले वाली फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। इस फोर्स को हमने क्या नाम दिया, F21, और डायरेक्शन इसकी क्या होगी, R21 कैप यानी R21 यूनिट वेक्टर। तो ये जितनी फोर्स Q1 ने Q2 पर लगाई, उतनी ही फोर्स Q2 ने क्या की, Q1 पर लगाई, दैट इज़ कॉल्ड म्यूचुअल फोर्स। अब इसको अगर हम थोड़ा सा मैथमेटिकली देखें तो एक नया रिजल्ट सामने आता है, जिसको हम देखते हैं। सपोज करते हैं कि जी R12 और R21 ये दोनों क्या हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं, जैसा कि अभी हमने डायग्राम में बात की। मैं कहता हूँ कि जी पहली फोर्स जो किस पे लग रही है, ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, चार्ज 2 की वजह से 1 पे लगने वाली फोर्स को F21 का नाम दिया, दैट इज़ K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब क्योंकि हम डायरेक्शन की बात भी कर रहे हैं, तो डायरेक्शन इसकी क्या थी, R21 यूनिट वेक्टर। लेकिन ये R21 यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में है। अगर हम एक्स वाई एक्सिस या जिस डायग्राम को हमने ड्रॉ किया हुआ है इसके अकॉर्डिंगली देखें, तो R21 जो है ये हम लेट कर लेते हैं कि इस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, और R21 किस तरफ एक्ट कर रही है,
नेगेटिव x की तरफ एक्ट कर रही है, तो F21 का यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा -R21 और F12 का यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा R21 विद पॉजिटिव साइन आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे R12 यूनिट वेक्टर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक हो गया जी। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ज़रा कंपेयर करें तो आपके पास जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज़ ओनली नेगेटिव साइन। के Q1 Q2 के Q1 Q2 R² सिर्फ आपके पास जो यूनिट वेक्टर्स हैं ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में हैं। एक अगर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो दूसरा किस तरफ है, बिल्कुल उसके अपोजिट, जिसको हमने किसके साथ शो किया, नेगेटिव साइन के साथ शो किया। तो अगर 1 और 2 इक्वेशन को कंपेयर किया जाए तो आपके पास F21 और F12 दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन। किस वजह से? यूनिट वेक्टर की वजह से, सेकंड फोर्स की डायरेक्शन की वजह से। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब दो फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो और अपोजिट इन डायरेक्शन हो, डायरेक्शन इनकी क्या हो, अपोजिट हो, तो ये स्टेटमेंट किस तरफ लीड करती है? थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन यही कहता है कि अगर फोर्सेस की अमाउंट इक्वल हो और एक दूसरे के अपोजिट हो तो ऐसी फोर्सेस जो हैं क्या कहलाती हैं? ओबे करती हैं थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन को, दैट इज़ एवरी फोर्स हैज़ एन, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे कि मैं कह देता हूँ कि Q1 ने Q2 पे एक्शन किया F12, अब उसके रिस्पॉन्स में Q2 ने क्या किया, Q1 पे रिएक्शन किया और उस रिएक्शन फोर्स को हमने F21 के साथ शो किया है। इट मीन्स कि कूलम फोर्स क्या करती है, ओबे करती है थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन को। उसके बाद एक आखिरी बात रह जाती है दैट इज़ इफेक्ट ऑफ मीडियम। टॉपिक में स्टार्ट में हमने बात की थी कि आपके पास जो कांस्टेंट k है दैट इज़ इक्वल टू 1/4πε0, ये आपको बताता है मीडियम के बारे में। तो मीडियम अगर आपके पास फ्री स्पेस हो फिर तो हमारे पास k की वैल्यू सिंपली क्या हो जाती है 1/4πε0, जो कि टॉपिक में पहले भी आपको बताया कि ε0 किस चीज़ को शो कर रहा है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को शो कर रहा है। जबकि अगर हम कोई मीडियम ऐड करें, वो कहता है कि इफ़ अ मीडियम इज़ अ डाई इलेक्ट्रिक, अगर मीडियम कोई डाई इलेक्ट्रिक है, अब ये डाई इलेक्ट्रिक क्या चीज़ है इसको भी आगे डिस्कस करते हैं। तो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम अगर ऐड किया जाए इट रिड्यूसेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तो आपके पास दो चार्जेस के दरमियान मीडियम फ्री स्पेस है तो फोर्स की अमाउंट ज़्यादा होगी। अगर फ्री स्पेस यानी वैक्यूम की बजाय आप कोई डाई इलेक्ट्रिक रखते हैं तब आपके पास उस डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की फिज़िक को सामने रखते हुए कि वो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम कौन सा है, किस तरह का है, उसकी परमिटिविटी क्या है, उसके अकॉर्डिंगली फोर्स रिड्यूस हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास फोर्स की अमाउंट कम हो जाएगी डाई इलेक्ट्रिक यानी कि कोई मीडियम ऐड करने से। जैसे कि यहाँ पे हमने कहा था कि वैक्यूम अगर आपके पास मीडियम हो तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, F = K Q1 Q2/R²। अगर आप अब कोई मीडियम ऐड करते हैं और उस मीडियम की परमिटिविटी को आप किससे शो करेंगे, εr के साथ शो करेंगे, और ये r शो करता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। क्या चीज़ है जी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। तो ये εr फिर इक्वेशन में किस तरह से आपके पास ऐड हो जाएगा, आपके पास इक्वेशन बन जाएगी जी 1/4πε0εr Q1 Q2/R²। अब इक्वेशन में देखें εr का फैक्टर जब आप इंक्रीज़ करेंगे फोर्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो एक MCQs भी पूछा जाता है कि अगर आप दो चार्जेस को क्या करें, पानी के अंदर रखते हैं, एमर्जेस इन वाटर, इफ टू चार्जेस आर एमर्जेस इन वाटर, तो क्या होगा, फोर्स जो है रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि वाटर जो है कोई एक डाई इलेक्ट्रिक है, एक मीडियम है, एमर्जेस इन वाटर, फोर्स विल रिड्यूस। तो ये एक MCQs के लिए बात याद रखिएगा।
जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि किसी भी मीडियम में रखा जाए तो पानी भी एक अदर मीडियम है वैक्यूम के रिस्पेक्ट से, तो क्या हो जाएगी, फोर्स की अमाउंट रिड्यूस हो जाएगी। अब ये डाई इलेक्ट्रिक क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा। क्या है जी कि इंसुलेटिंग सब्सटेंस, इंसुलेटिंग सब्सटेंस विच इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोई ऐसा सब्सटेंस होगा जो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही पुअर कंडक्टर होगा, मींस कि उसमें से करंट नहीं गुजर सकता, चार्जेस को पास आउट होने का रास्ता नहीं मिलेगा। और ये जो डाई इलेक्ट्रिक हैं ये दो तरह के होते हैं। पहली चीज़ क्या है जी, पोलर, सेकेंडली नॉन पोलर। पोलर कौन से होते हैं, जिनमें परमानेंट डाईपोल पाया जाता है, जबकि नॉन पोलर कौन से होते हैं, जिनमें डाईपोल परमानेंट नहीं होता। इसको इंशाल्लाह इसी चैप्टर के एक नेक्स्ट टॉपिक में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि परमानेंट डाईपोल और नॉन परमानेंट डाईपोल क्या चीज़ है। अच्छा, उसके बाद लास्ट पे एक एडिशनल चीज़ ऐड की है मैंने लेक्चर में यहाँ पे कि आपके पास जो लॉज होते हैं उनकी कोई ना कोई लिमिटेशंस भी होती हैं, कि आपकी ये वाला लॉ एक ख़ास हद तक एप्लीकेबल है, उससे ज़्यादा आप चाहेंगे तो उस लिमिट को एक्सीड करेंगे तो वो लॉ वहाँ पे वैलिड नहीं रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहली जो लिमिटेशन है वो ये है कि द चार्जेस शुड बी पॉइंट चार्जेस और सफेरिकल। सफेरिकल तो आपको पता है, सफ़ेयर शेप के चार्जेस। पॉइंट चार्जेस जो हैं ये क्या चीज़ है, मेरे पास सपोज़ एक इतने साइज़ की मेटल बॉल है, उस सारी की सारी बॉल के ऊपर मैं कहता हूँ पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या ये मेटल बॉल पॉइंट चार्ज होगी? पॉइंट चार्ज हम कहते हैं जो बहुत छोटा चार्ज हो, बहुत ही स्मॉल साइज़ का चार्ज हो, उसे हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि पॉइंट चार्ज का लेना देना किसके साथ है, डिस्टेंस के साथ है। जैसे कि अगर मैं अभी बात कर रहा था कि एक इतने साइज़ की मेटेलिक बॉल मेरे पास है और इतने ही साइज़ की मेटेलिक बॉल आपके पास है, तो अगर मैं यहाँ पे कॉलेज में मौजूद हूँ, आप अपने घर में बैठे हुए हैं, आप अपने पास मेटल चार्ज बॉल लेके बैठे हैं, मैं भी अपने पास मेटल बॉल लेके बैठा हूँ जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब देखा जाए तो हम दोनों का डिस्टेंस क्योंकि बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये दोनों बॉल्स हम दोनों के लिए पॉइंट चार्जेस कहलाएंगी। अगर इन्हीं बॉल्स को नज़दीक ले आएँ तो क्या होगा, इनको हम पॉइंट चार्जेस नहीं कह सकते। किस वजह से नहीं कह सकते, क्योंकि अब इनकी सेपरेशन बहुत कम है और साइज़ इनका बहुत ज़्यादा है। इसलिए डेफिनेशन देखें कि चार्जेस हैविंग स्मॉल साइज एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे कि मैं डायग्राम बनाता हूँ एक, यहाँ पे एक आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है और एक आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है। अब देखें इन चार्जेस का साइज़ बहुत ज़्यादा है और इनकी दरमियान जो सेपरेशन है ये बहुत कम है विद रिस्पेक्ट टू देयर साइजेस, सो दीज आर नॉट पॉइंट चार्जेस। ठीक है जी। अब इसी के उलट अगर मैं कहूँ कि एक आपके पास ये स्मॉल चार्ज है पॉजिटिव और एक ये स्मॉल चार्ज है पॉजिटिव और इनके दरमियान सेपरेशन देखें बहुत ज़्यादा है, अब इन चार्जेस को हम क्या कह सकते हैं जी, पॉइंट चार्जेस का नाम दे सकते हैं। ठीक है जी। तो डेफिनेशन में भी हमने कहा कि चार्जेस हैविंग स्मॉल साइजेस एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम। चाहे आपके पास एक फुटबॉल का साइज़ की बॉडी हो, लेकिन दूसरी बॉडी और उस फुटबॉल साइज़ की बॉडी के दरमियान डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा आपके पास, वो उतने ही पॉइंट चार्जेस की डेफिनेशन पे ज़्यादा पूरा उतरेंगे। अगर उनको नज़दीक ले आएंगे तो उनको पॉइंट चार्जेस नहीं कह सकते। सेकेंडली द चार्जेस शुड बी एट रेस्ट। ये बात याद रखिएगा कि जो कूलम्स लॉ अभी तक हम पढ़ रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए वैलिड है। अगर आप फिज़िक्स की अदर ब्रांचेस जैसे कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स है जिसमें चार्जेस की मूविंग स्टडी की जाती है कि स्टडी ऑफ चार्जेस विद द मोशन, वहाँ पर कूलम्स लॉ आपके पास एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि कूलम्स लॉ की लिमिटेशन है दैट चार्जेस शुड बी एट रेस्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर्स। तो ये कुछ लिमिटेशंस है उसकी जो MCQs के लिए आप याद रखिएगा।